Now we will study Stokes' theorem. Which relates line integral with curl of a vector field. No problem. So let us assume that this is a curve, okay, C1, and this is a curve C2. इनमें क्योंकि C1 ओपन एंडेड है, ये देखिए इसके दोनों सिरे मिल नहीं रहे हैं, we will say that this is an open curve. और क्योंकि ये इसके दोनों सिरे मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो we will call that this is a closed curve. ठीक है, और आपको पहले भी बताया था जब एक लाइन एक लूप जैसा बना ले, क्लोज्ड हो जाए, तो उसमें एक एरिया ट्रैप हो जाता है. एक आप उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अंदर एक बाहर. जो अंदर है वी कॉल दैट एज सरफेस. ठीक है, तो ये सरफेस हो गया. नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड कर्व एंड द सरफेस एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड कर्व. ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको समझ आ गया है. Assume that there is any curve which is closed, call it curve C, and the surface enclosed by this curve is, let's say, S. देखिए इस कर्व के अंदर कुछ स्क्वायर्स हैं और आप उसको स्क्वायर का एरियाज निकाल सकते हैं. This is what I am saying, that the area enclosed or the surface is S. Okay, and you have a vector field over here. वेक्टर फील्ड मतलब इस पर्टिकुलर कर्व पर और इस पर्टिकुलर एरिया पर एक वेक्टर फील्ड ए एक्ट कर रही है. स्टोक्स थ्योरम कहती है मैथमेटिकली दैट इफ यू टेक कर्ल ऑफ ए, if you take curl of A, okay, if you take curl of A and you take surface integral of this quantity, curl of A dot ds over the surface S, तो ये बराबर होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट dl के, जहां ये dl जो है वो इस क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे मान लीजिए मैं यहां से शुरू हुआ, तो लाइन इंटीग्रल अक्रॉस दिस कर्व, ये आप देखिए ग्रीन लाइन को जो फॉलो करते जाइए साथ के साथ यहां तक. अगर आप इस ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं छोटे छोटे लाइंस पर, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ वैल्यू अक्रॉस दिस होल क्लोज्ड कर्व. इस क्लोज कर्व से इनक्लोज होता है सरफेस S, तो वो बराबर होगा कर्ल ऑफ वेक्टर A डॉट ds के सरफेस इंटीग्रल. तो कर्ल ऑफ A का सरफेस इंटीग्रल इज एक्चुअली इक्वल्स टू A का लाइन इंटीग्रल. ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं दैट स्टेटमेंट है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल मतलब इसकी बात हो रही है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड A along closed curve C क्लोज्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल्स टू the surface integral of curl of that vector field कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए का मतलब हुआ दैट इज डेल क्रॉस ए. कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड अबाउट a surface
S which is bounded by curve C. ठीक है, तो ये आप बॉक्स कर लीजिए, स्टोक्स थ्योरम कहलाती है। एंड रिकॉल करा दूं मैं आपको, ऐसी ही मिलती जुलती एक थ्योरम हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की थी, जहां डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने रिलेट किया था वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल से। ठीक है, देखिए डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल को रिलेट किया था वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल से। यहाँ वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल को रिलेट कर रहे हैं कर्ल के सरफेस इंटीग्रल से। तो ये दोनों ही थ्योरम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बहुत यूज करेंगे जब हमें मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स, एक स्टोक्स थ्योरम और एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको याद रखनी होगी। कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ही पढ़ चुके हैं, विच इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। So this is it for Stokes theorem and Gauss divergence theorem. Now we will move on directly to electromagnetics. ठीक है, तो सबसे पहला लॉ मेरे ख्याल से आपने जो पढ़ा होगा वो होता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डायरेक्टली अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, तो इंटीग्रल फॉर्म में आई एम वेरी श्योर आपने 12th क्लास में गॉस लॉ पढ़ा होगा। हम लिखते हैं दैट electric field lines passing out through a surface area, electric field lines passing out through a surface area is equals to 1 by epsilon naught times q, where q is the charge enclosed in this surface, where q is a charge enclosed in this circuit. Okay, surface, तो मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, अजीब सा हम सरफेस ले लेते हैं, क्लोज सरफेस भी हो सकता है। यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा है जिसकी वजह से यहाँ से फील्ड लाइंस पास हो रही है, बाहर आ रही है। कितनी लाइंस पास आएंगी, बाहर आएंगी, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना रखा है इस सरफेस के अंदर। ओके, अब क्योंकि जरूरी नहीं है ना चार्ज लम्प्ड हो, लम्प्ड मतलब जरूरी नहीं है एक जगह पे इकट्ठा हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है उस सरफेस के अंदर। तो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वी आर यूजिंग अ टर्म चार्ज डेंसिटी। और मान लीजिए अगर कोई चार्ज Q, कोई चार्ज Q एक बहुत बड़े वॉल्यूम V पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो चार्ज है Q वो बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल, हम वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग ओवर अ वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इनटू स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। तो जब हम इसे 0 से V पर इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट रो V, जो कि चार्ज, टोटल चार्ज के बराबर है। ओके, तो यहाँ V का मतलब है दिस इज ओवर अ वॉल्यूम, इंटीग्रेशन ओवर अ वॉल्यूम। अब इसी इक्वेशन को यहाँ रख दीजिए, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है याद रखिएगा, तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज एक्चुअली अ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आई विल जस्ट टेक एंड पुट इट ओवर हियर। सो मेरे पास आएगा इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ या Q की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल लिखना चाहूँ, तो आई विल बी लेफ्ट विद सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equals to 1 by epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv, ये वॉल्यूम है। नाउ फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है
कि you can use Gauss divergence theorem and this quantity, which is surface integral of E, can be written as volume integral of divergence of E over a volume enclosed by S. ठीक है, तो एक्चुअली E डॉट डी एस को आई कैन राइट लाइक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E dV, ऐसे लिख सकते हैं। तो राइटिंग E डॉट डी एस यूजिंग दिस आई कैन राइट, तो दिस इज कंटिन्यूड फ्रॉम हियर, ठीक है। यूजिंग दिस argument I can write that volume integral of divergence of E dV is equals to volume integral of divergence of E dV is equals to ये 1 upon epsilon times the volume integral of rho dV, 1 upon epsilon volume integral of rho dV, fine, you can write it like this। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई dv इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो बाय एप्सिलॉन dv। तो यहां से एक बड़ी चीज सामने आई दैट एक्चुअली ये वेक्टर्स हैं दोनों, ठीक है। एक्चुअली डेल डॉट ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो गॉस लॉ इंटीग्रल फॉर्म में ऐसा होता है और डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा। डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस में आप देखिए डेरिवेटिव वाले टर्म आते थे, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, वैसे। सो वी हैव गॉट गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। And what that is, we have got that divergence of E is equals to charge density upon permittivity, charge density upon permittivity। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इस permittivity को इस divergence से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये permittivity constant है, तो I can write this as divergence of some quantity epsilon E is equals to rho। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट ई होता है, इसका एक और नाम होता है दूसरा, कैपिटल डी। इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। करंट क्यों बोल रहे हैं, अभी तक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फील्ड करंट कैसे बन गई आप आगे चल के सीखेंगे। तो वी कॉल दिस डी एज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एक्चुअली होता है, तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। तो इट बिकम्स, इसका नाम डी है, तो हम लिखते हैं डेल डॉट डी वेक्टर, बिकॉज ई अगर वेक्टर है तो उसके साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हो गया तो रहेगा तो वेक्टर ही, इज इक्वल्स टू रो। तो ये भी गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म है, ये भी गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म है, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग दिस फैक्ट। विच फैक्ट? दैट एप्सिलॉन ई इज इक्वल्स टू डी, एप्सिलॉन ई वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर, यू आर यूजिंग दिस फैक्ट। ओके, तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि यूजिंग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स derive the differential form, so you will use this method। और आपको ये थ्योरम याद करनी होगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज हुई है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यू हैव टू यूज। सिमिलरली अभी तो हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, आप गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ सकते हैं।
या आप इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स की। इंटीग्रल फॉर्म में वी से दैट b dot ds, सरफेस इंटीग्रल b dot ds इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम ये कहते हैं। अब आप जानते हैं इफ दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल b dot ds, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम how can we write it, that volume integral of divergence of b along a small volume dv is equals to surface integral of b along d। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं दैट एक्चुअली डेल डॉट बी का वॉल्यूम इंटीग्रल dv इक्वल्स टू 0। अब वॉल्यूम तो 0 है नहीं, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम 0 नहीं है तो क्या चीज 0 होगी, डेल डॉट बी। तो वी हैव गॉट डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म फॉर गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। Okay, that divergence of magnetic field is 0। अब किसी फील्ड का या किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए कल बताया था आपको, अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव यू कॉल दैट एज सोर्स, डाइवर्जेंस नेगेटिव यू कॉल दैट एज सिंक, डाइवर्जेंस 0 यू कॉल दैट एज सोलेनोइडल। यही कारण है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोलेनोइडल, जहां से निकलती हैं वहीं वापस आ जाती है लूप बना के, तो नेट डाइवर्जेंस 0 होता है। ठीक है, तो you remember this, we have done Gauss law in electrostatics in differential form as well as Gauss law in magnetostatics in differential form।